सो अब हम आ जाते हैं मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट या फिर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अपने पास अर्थ है एंड अर्थ की मास मान लेते हैं कैपिटल एम, अर्थ का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, ये अर्थ का सेंटर है, और मान लेते हैं हम अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर एक सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। तो इसका टोटल डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना हो जाएगा, r प्लस h। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कितनी स्पीड से घूमती है। तो ये कितनी स्पीड से घूमती है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसको बोलते हैं इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी से घूम रही है उसको ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो बोलना है बोल लो। द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में कितनी स्पीड से घूमती है। ओके, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट की ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है, हिंट दे सकता है मुझे? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन लिख दूंगा कि भाई सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकालो एफबीडी बना के, और दैट शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो वही कर देते हैं भाई। तो इसका एफबीडी बना दिया मैंने, इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स है स्पेस में, जब इसके ऊपर एक फोर्स है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसको खींच रही है। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी की पूरी अर्थ की मास को उसके सेंटर पे मान लूंगा। टोटल डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना हो गया, कैपिटल आर प्लस एच। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ वो आ जाएगा कैपिटल जी इंटू इसकी मास अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर बोल रहा हूं, स्मॉल आर। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉल आर। अब यहां पर दोनों तरफ ये r और ये r का स्क्वायर हटा देता हूं मैं, ये स्मॉल एम हट जाएगा, तो vo का स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा, gm अपॉन r। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई मेरे पास रूट gm अपॉन r, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हाइट नहीं है। तो यहां पर मैं इस स्मॉल r को कैपिटल R प्लस h लिख दूंगा। तो ये अपने पास आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट व्हिच इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट at a height h above the earth's surface, ever at a distance of r plus h from the center of the earth। अब कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये बहुत ही नजदीक घूम रही है, ये हाइट बहुत छोटी है रेडियस के मुकाबले, रेडियस ऑफ द अर्थ के मुकाबले। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो मान लो यार ये 150-200 किलोमीटर ऊपर ही घूम रही है, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर दूंगा आर के बराबर, तो मेरे पास ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी रूट जीएम अपॉन आर। अब इसमें एक काम करता हूँ, अर्थ के रेडियस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर आ गया, इसको मैं स्मॉल जी लिख देता हूँ, तो ये रूट आर जी आ गया। ये लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 8 किलोमीटर पर सेकेंड बोल दो आ जाता है। सो अर्थ के सरफेस के आसपास जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं उनको इस ऑर्बिट में रहने के लिए, स्टेबल ऑर्बिट में घूमते रहने के लिए इतनी स्पीड से घूमना पड़ेगा। अगर इतनी स्पीड से नहीं घूमेंगी, फॉर एग्जाम्पल इससे ज्यादा स्पीड से घूमने लग गई, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट के बाहर से घूमेंगी। ऐसा नहीं कि वो उड़ के दूर कहीं चली जाएंगी, वो फिर भी घूमेंगी, बट वो इस सर्कुलर ऑर्बिट के बाहर घूमेंगी। और अगर इस स्पीड से कम से घूमी तो इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर किसी ऑर्बिट में घूमेंगी। ये सबके लिए नहीं है, बहुत ज्यादा दूर जो घूम रही होंगी उनके लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, उनके लिए ये वाला फॉर्मूला रेड स्क्वायर में जो बनाया, रेड रेक्टेंगल में बनाया, ये वाला वैलिड। ये हाँ जनरल सर। स्पेशल केस है ये, इतना जो मैंने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है, इसका जो टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का, उसके बारे में बात करते हैं। तो यार ये टोटल एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2 पाई इंटू स्मॉल आर। कितनी स्पीड से कवर करती है वो भी पता है अपने को। तो एक काम करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर टाइम पीरियड या फिर एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है, दैट इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस कवर करती है एक चक्कर में अपॉन कितनी स्पीड से कवर करती है। तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर डिस्टेंस कवर करती है, वीओ स्पीड से कवर करती है, वीओ हमने जस्ट अभी निकाला था, रूट जीएम अपॉन आर आया था, रूट जीएम अपॉन स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई इंटू स्मॉल आर अपॉन रूट जीएम अपॉन आर। तो इस स्मॉल आर को ऊपर ले जाऊं रूट आर को, तो ये आर पावर 1 इंटू आर पावर हाफ मिलके आर पावर 3/2 बन जाएगा। सो
ये आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर पावर 3/2 अपॉन रूट जी इंटू कैपिटल एम। अब इसमें ये बताओ, क्या इस सैटेलाइट की मास कहीं पर आई है पिक्चर में टाइम पीरियड में, कि अर्थ की मास आई है सिर्फ? सिर्फ अर्थ की मास। सिर्फ अर्थ की मास आई है, जिस जिस प्लैनेट के अराउंड घूम रही है सिर्फ उसकी मास आती है टाइम पीरियड में। ये जो सैटेलाइट है इसकी मास आती नहीं है टाइम पीरियड में कहीं पर भी। तो अब यहाँ पर टी का स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास दोनों तरफ स्क्वायर होके क्या आ जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा यहाँ पर, और इसकी पावर हो जाएगी 3। सो ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि सेम यही फॉर्मूला केपलर ने भी बोला था, केपलर का थर्ड लॉ है। तो ये क्या बोलता है कि जो कितना टाइम पीरियड होगा इस सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड, उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं इस सैटेलाइट के एंगुलर मोमेंटम की। तो यार इसको एक पॉइंट मास मान लो कि यार एक पॉइंट मास अपने पास यहाँ पर, ये रही पॉइंट मास, और इस पॉइंट मास का लीनियर मोमेंटम किस तरफ है, इस तरफ। लीनियर मोमेंटम इस तरफ है, कितना, m इंटू वी नॉट। और इसकी पोजीशन क्या है, ये रही इसकी पोजीशन r वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम इसका सेंटर से क्या दिखेगा, अर्थ के सेंटर पे बैठ के, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सैटेलाइट एज सीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू r क्रॉस p। यही फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल का। तो r क्रॉस p जब करेंगे तो क्या आएगा, r इंटू p इंटू साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और डायरेक्शन तुम क्रॉस प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन जैसे निकाल लोगे। तो यहाँ पर इस तरफ है r वेक्टर और इस तरफ है तुम्हारा p वेक्टर। तो क्रॉस जब करूंगा या फिर राइट हैंड कर्ल यूज करूंगा मैं, तो इस डायरेक्शन से इस तरफ कर्ल करूंगा तो मेरा वेक्टर आ जाएगा आउटसाइड द बोर्ड, मेरी तरफ पॉइंट करेगा। सो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी प्लस के कैप, अगर तुम इस तरह से घुमा रहे हो इसको इस तरह से। और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा एंगुलर मोमेंटम का, वो आ जाएगा तुम्हारे पास r इंटू एम वी नॉट सीधा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या एंगल है, r वेक्टर और p वेक्टर के बीच में 90 डिग्रीज। ये तुम्हारा r वेक्टर है और ये p वेक्टर है, दोनों के बीच में 90 डिग्रीज है। तो साइन 90 तो आ जाएगा 1 आ जाएगा साइन 90। तो यहाँ पर साइन 91 डाल दो तो r m इंटू वी नॉट ही रह जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट o इज नथिंग बट r इंटू एम वी नॉट। r इंटू एम इंटू वी नॉट अपने पास आया था रूट जी एम अपॉन स्मॉल r। तो इसमें इस r को ऊपर ही लेके आ जाएंगे अब हम। तो m मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू रूट कैपिटल G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लैनेट जिसके अराउंड घूम रहा है इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब बात करते हैं इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो यार देखो, इस पे जो फोर्स लगता है वो तो सेंटर की तरफ लगता है, इस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो ओ पॉइंट पे बैठ के अगर इस पे टॉर्क देखूं तो टॉर्क आ जाएगा 0, क्योंकि भाई ये जो फोर्स है ये इसी से पास करेगा। इसको एक्सटेंड करोगे, इसकी लिवर आर्म है 0। तो ये जो सैटेलाइट है इस पे ओ पॉइंट पे बैठ के देखें तो इस पे 0 टॉर्क लगते हुए दिखेगा, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम की ना डायरेक्शन बदलेगी और ना मैग्नीट्यूड बदलेगा। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या आई थी, टुवर्ड्स यू आई थी इस केस में, ऊपर की तरफ, आउटसाइड द बोर्ड। तो वही रहेगी हमेशा। तुम करके देखते रहो बेशक, यहाँ पर r क्रॉस p करके देख लो, जब यहाँ पर मौजूद है, जब यहाँ पर मौजूद है तब भी देख लो r और ये p। तो r क्रॉस p करोगे जब तुम, तो वापस अगेन आउटसाइड द बोर्ड आएगी। जब यहाँ पर मौजूद है तो ये r वेक्टर और ये तुम्हारा p वेक्टर, r क्रॉस p करके देख लो तुम, वापस आउटसाइड द बोर्ड आएगी। तो हर जगह पर, चाहे यहाँ पर है सैटेलाइट या फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी है, एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। द एंटायर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज कंजर्व्ड, वेक्टर ही नहीं बदलता है वो, ना उसकी डायरेक्शन ना उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की, कि सैटेलाइट के पास क्या क्या एनर्जी है। तो देखो यार, सबसे पहले ये जो अर्थ है और ये जो सैटेलाइट है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकता हूं मैं, अर्थ की पूरी मास को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लो, क्योंकि ये सैटेलाइट तो आउटसाइड दी अर्थ घूम रही है। आउटसाइड केसेस के लिए पूरी मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, स्पेयर के केस में, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल एम रखा है, यहाँ पर स्मॉल एम रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है अपने को, कैपिटल आर प्लस एच या फिर स्मॉल आर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस सिस्टम की, दैट वुड बी
U इज इक्वल्स टू माइनस G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R। एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, सो माइनस GMM अपॉन R डायरेक्टली। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम की, उसमें देखो ये तो घूम नहीं रहा है, यही सैटेलाइट ही घूम रही है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ इंटू इसकी मास सैटेलाइट की इंटू सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी, रूट GM अपॉन R, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2R। ओके, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी। इसको कई बार TMA भी लिखते हैं, TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या फिर E लिख, तुम्हारी मर्जी है। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, GMM अपॉन 2R माइनस GMM अपॉन R। यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो नीचे 2R आ जाएगा तुम्हारा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 GMM अपॉन 2R आ जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है, इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है, और इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो इस काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव के बराबर है। देखो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी पक्का से, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये यहाँ पर डेराइव होके आ जाता है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव के बराबर है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का 2 गुना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर तो ये नीचे का 2 हट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, इस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो यार बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है, इट इज द मिनिमम एनर्जी that is required to remove this satellite from its orbit and take it to infinity। कि भाई ये जो सिस्टम है इसको तोड़ के इंफिनिटी दूर कर देना अपने को, तो उस चीज को करने में कितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये सिस्टम अभी स्टेबल है, इस सिस्टम को तोड़ के इंफिनिटी डिस्टेंस दूर कर दे इनको, इनके बीच का सेपरेशन, तो ये प्रोसेस करने में अपने को कितनी एनर्जी लगेगी उसको बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर फाइनली जब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हो जाएंगे तो सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई मैं चाहता हूं इसको दूर ले जाऊं, तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और मैं फाइनली इसको दूर ले जाके 0 काइनेटिक एनर्जी पकड़ा देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इनको बिछड़ाने के लिए एक दूसरे से, तो मिनिमम एनर्जी दूंगा तो फाइनली दूर जाकर ये रुक जाएगा, इंफिनिटी पे जाकर ऑलमोस्ट 0 स्पीड हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी है तो ठीक है भाई, तुम दूर ले जाके इसको स्पीड भी दे दो, बट बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से डिफाइंड है, मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए इसको तोड़कर इंफिनिटी पे ले जाके छोड़ देने के लिए, तो वहां पर बस छोड़ देना अपने को 0 स्पीड से। स्पीड दोगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करोगे तुम, वो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन है ही नहीं। तो भाई इंफिनिटी पे इसकी एनर्जी हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 सिस्टम की। और इनिशियल एनर्जी तो हमने निकाल ली थी, इनिशियल एनर्जी क्या आई थी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल माइनस GMM अपॉन 2R, ये जस्ट अभी हमने निकाला था। और इन्फिनिटी की टोटल एनर्जी आ जाएगी 0, इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन्फिनिटी की काइनेटिक एनर्जी, इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी 0 और इन्फिनिटी की काइनेटिक एनर्जी को के इन्फिनिटी ले लो, बाद में 0 कर देंगे। ओके, अब इन्फिनिटी पे दूर चलते रहने के लिए इसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मैं बेसिकली मैथमेटिकली जा रहा हूँ यहाँ पर, पहले तुम्हें क्वालिटेटिवली समझा रहा था, अब थ्योरेटिक अब मैथमेटिकली जा रहे हैं। सो इन्फिनिटी पे इसकी वेलोसिटी 0 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गई तो वापस चिपकने के लिए आ जाएगा, यहाँ पर हम सेपरेट करके दूर भेजना चाहते हैं। तो इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, which should be greater than 0, greater than or equals to 0। तो मतलब इन्फिनिटी पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कुछ होनी चाहिए greater than equals to 0। तो अब इनिशियली कुछ एनर्जी है, उसमें मैं एनर्जी दूंगा बाइंडिंग एनर्जी, दैट वुड मेक इट फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी थी, मैंने कुछ एनर्जी दी, वो फाइनल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। इनिशियली घूम रहा है, मैंने एनर्जी ऐड कर दी सिस्टम में, एनर्जी ऐड कर दी, फिर ये दोनों दूर हो गए, सेपरेट हो गए, और फाइनल कुछ एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूँ एक तरह से, इनिशियल एनर्जी प्लस मैंने कितनी थी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। सो इनिशियल एनर्जी प्लस फाइनल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर इक्वल टू 0 भी कर सकते थे कि यार इनिशियली कुछ एनर्जी थी, मैंने कुछ दी और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो गई, तो भाई मुझे कितनी एनर्जी देनी चाहिए,
मुझे कितनी एनर्जी देनी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं उसको, दैट इज इक्वल टू इनिशियल कितनी एनर्जी थी उसका नेगेटिव। सो इनिशियली कितनी एनर्जी थी, ये थी, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r। तो इतनी एनर्जी दे दो तो ये सिस्टम टूट जाएगा, दोनों बिछड़ के इंफिनिटी पे चले जाएंगे। एंड इससे ज्यादा दोगे तो भी हो सकता है ये काम, बट मिनिमम जो चाहिए तोड़ने के लिए उसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। तो इस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी आ गई जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, कैपिटल R अगर कहीं पर दिखे, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट और स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, अब नेक्स्ट हम एक स्पेशल टाइप ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ पे कहीं पर भी खड़े होकर देखने से रुकी हुई दिखे, स्टेशनरी दिखे। जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई। अर्थ पे बैठ के देखो तो ये सैटेलाइट रुकी हुई दिखती है, मतलब अर्थ के साथ साथ ही घूमती जाती है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पर एक बंदा है, ये रहा, इसके सर पे थी ये सैटेलाइट, ये आदमी थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच जाएगा अर्थ के रोटेशन की वजह से, तो ये सैटेलाइट भी साथ में यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो ये आदमी जितनी तेजी से घूम रहा है अर्थ के साथ, या फिर अर्थ जितनी तेजी से घूम रही है, ये सैटेलाइट भी उतनी तेजी से ही घूम रही है। तो अर्थ एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, तो ये भी एक चक्कर 24 घंटे में लगाती होगी। और इसका जो प्लेन होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, कि भाई इक्वेटर पे जितने भी लोग हैं, मतलब ये बंदा इक्वेटर पे खड़ा होगा बेसिकली, और ये जो प्लेन है यहाँ पर, ये इसको अगर मैं काट दूं, यहाँ पर एक प्लेट बना दूं, तो ये प्लेट इक्वेटर से पास कर रही होगी पूरी, ये वाली लाइन इक्वेटर वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन। आई होप ये वाली चीज क्लियर हो सबको। तो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमती है ये सैटेलाइट, और अर्थ किस तरफ से किस तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तुमने देखा होगा कि यार सूरज ईस्ट की तरफ से निकलता है। अब एक्चुअल में सूरज थोड़ी ना घूमता अर्थ के अराउंड, अर्थ इस तरह से घूमती है कि अपने को सूरज ईस्ट की तरफ से निकलते हुए दिखता है। तो अर्थ एक्चुअल में वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तुम यहां पर खड़े हो और ये रहा सूरज मान लो, तो भाई अर्थ को इस तरफ घूमना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें दिखेगा अच्छा ईस्ट की तरफ से निकल के आ रहा है सूरज। तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये नॉर्थ है ऊपर की तरफ, यहाँ पर साउथ अंदर की तरफ है, और ये लेट्स से यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे वेस्ट और ये ईस्ट है, तो वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ घूमती है अर्थ। तो ये जो सैटेलाइट है, दिस सैटेलाइट इज इट ऑलवेज अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द इक्वेटर, और अर्थ रोटेट करती है ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी उसी तरफ घूमना पड़ेगा, और इसका टाइम पीरियड भी 24 घंटे होगा, क्योंकि अर्थ भी 24 घंटे में घूमती है। तो अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे, इसको तुम अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करो तो वो आ जाएगा 86,400 सेकंड्स। तो अर्थ का टाइम पीरियड और इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड दोनों का 86,400 सेकंड्स आ गया। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि यार जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर बनानी है अपने को, तो उसको कितनी हाइट पे जाकर छोड़ना पड़ेगा, कि यार इसकी ऑर्बिट जो है उसका रेडियस क्या होना चाहिए, फिर अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट ऊपर घूमे तो जियो स्टेशनरी बन जाएगी। क्योंकि यार इनकी जो वेलोसिटी होती है गोल घूमने की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है। यहाँ पर देखो, इसकी गोल घूमने की स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है, वो अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मुझे इसकी गोल घूमने की स्पीड पता चल गई, अब हाइट निकाल लेते हैं कि यार इतनी स्पीड से घूमना है तो इतनी हाइट पे जाकर छोड़ना पड़ेगा, तभी इतनी स्पीड से घूम सकती है। तो टाइम पीरियड आ गया मेरे पास, और टी स्क्वायर का फॉर्मूला आ ही गया था, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। तो टाइम पीरियड यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, तो उससे मेरे पास ये रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट आ जाएगा कि यार कितने बड़े रेडियस में घूम रही होगी। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू जी एम इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, जी एम इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। दोनों तरफ क्यूब रूट ले देता हूं मैं, दोनों तरफ क्यूब रूट ले दिया मैंने, और यहाँ पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर एक आएगा, उसको मैं स्मॉल जी लिख सकता हूँ, तो स्मॉल जी और ऊपर एक आर स्क्वायर रह जाएगा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ओवर 1/3। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यूज डाल के, स्मॉल जी को डाल देता हूँ 9.8, रेडियस ऑफ द अर्थ को 6,400 किलोमीटर्स को उसको मीटर में कन्वर्ट करके डाल देता हूँ। टाइम पीरियड अपने पास रेवोल्यूशन का ये था, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू तो डाल ही सकते हो, और उसका क्यूब रूट ले दो तो आंसर आ जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर्स।
स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, टोटल रेडियस। और टोटल रेडियस क्या होता है भाई? रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस दिस हाइट। तो दिस रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट आ गया 42,000 किलोमीटर। अर्थ के सेंटर से कितने दूर कितने बड़ी रेडियस में घूम रही है ये सैटेलाइट, उसका रेडियस आ गया 42,000 किलोमीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। तो रेडियस ऑफ द अर्थ इसमें डाल दो लगभग 6,400, तो इस तरफ जाकर 6,000 घट जाएगा, तो लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पे घूमती है ये। अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पे अगर एक सैटेलाइट को ले जाके छोड़ दिया जाए सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसमें वो स्टेबली घूम रही है, तो वो जियो स्टेशनरी होगी पक्का से, अर्थ के किसी भी इक्वेटर के पॉइंट के ऊपर रहेगी हमेशा के लिए। तो स्लाइड्स मैंने यहीं तक बनाई है। अब कुछ और चीजें बताता हूं मैं तुम्हें, ये मैं वन नोट में बताता हूँ। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, यार अब हम बात करते हैं सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डालते कैसे हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि यार ये गोल गोल घूमने कैसे लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आसान चीज समझते हैं कि मान लो ये अर्थ है और अर्थ पे तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ा टावर बना दिया, और इस टावर से तुम क्या करते हो, सैटेलाइट फेंक देते हो, ठीक है। अब इसको मैं अगर 0 स्पीड से फेंकूं तो ये कहां जाकर गिरेगी, यहां पर। थोड़ी सी और स्पीड दूं तो यहां जाकर गिरेगी, थोड़ी सी और स्पीड दूं तो ये यहां जाकर गिरेगी, थोड़ी सी और स्पीड दूं यहां जाकर गिरेगी, थोड़ी सी और स्पीड दूं यहां जाकर गिरेगी, थोड़ी सी और स्पीड दे दूं तो हो सकता है ये इस तरह से घूमकर वापस यहां पर आ जाए, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट अटेन कर ले। थोड़ी सी और स्पीड दूं, हो सकता है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट थोड़ी सुधर के सर्कुलर ऑर्बिट बन जाए, और थोड़ी सी और स्पीड दूं, हो सकता है ये सर्कुलर ऑर्बिट अब खराब होके वापस इलेप्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। रुको पहले सर्कुलर वाली बनाता हूं अच्छे से। ओके, ये जो ब्लू वाली लाइन बनाई है मैंने, ये प्योर एकदम सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट करी है उतनी स्पीड से फेंक दूं इस हाइट से, जो कि कितना आया था, ये टोटल डिस्टेंस जो है, अगर मैं इसको स्मॉल आर मान लूं इस डिस्टेंस को, तो अगर मैं यहां से जो वेलोसिटी दे रहा हूं वो अगर √gm/r के बराबर है, तो वो प्योर पूरा सर्कुलर ऑर्बिट ट्रेस करेगी। अगर उससे कम स्पीड से फेंकूंगा तो हो सकता है वो अंदर वाली एलिप्स वाली ऑर्बिट फॉलो कर ले, ठीक है। अंदर ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, उससे बहुत कम स्पीड से फेंकूंगा तो हो सकता है वो अर्थ को जाकर टक्कर ही मार दे। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा से फेंकूंगा बट एस्केप वेलोसिटी से कम फेंकूं। देखो एस्केप वेलोसिटी कितनी आती है, एस्केप वेलोसिटी आती है तुम्हारी √2rg। √2rg की वैल्यू लगभग आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाती है लगभग वो। तो अगर मैं मान लो अर्थ के आसपास घुमा रहा हूँ इस सैटेलाइट को, तो ऑर्बिट में रहने के लिए 8 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, और ऑर्बिट तोड़ के इंफिनिटी पे चली जाने के लिए इसको स्पीड चाहिए 11.2। तो मान लो मैं 8 और 11 के बीच की कोई वेलोसिटी दे रहा हूँ इसको, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में भी नहीं घूमेगी, उसके बाहर से घूमेगी, और इंफिनिटी पे भी नहीं जाएगी। तो ये कौन सी ऑर्बिट फॉलो करेगी, ये ऐसे कुछ ऑर्बिट फॉलो करेगी, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो ऐसा कुछ ऑर्बिट फॉलो करेगी, ये वाली आउटर एलिप्स बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आउटर इलिप्स। तो ये अगर तुमने बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंका जो कि एस्केप वेलोसिटी से कम है फिर भी, तो ये आउटर इलिप्स फॉलो करेगी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंका तो ये सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका तो ये इनर एलिप्स फॉलो करेगी। इसको बोलते हैं इनर एलिप्स, ये वाली जो है इनर एलिप्स, और इसको बोलते हैं आउटर एलिप्स, आउटर एलिप्स। सर वो मतलब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब आउटर इलिप्स और इनर इलिप्स को? कितनी वेलोसिटी से फेंका है उससे डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जिस वेलोसिटी से फेंका वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है, तो पक्का से सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। ब्लू वाला? ब्लू वाला, यस। सो इफ v इक्वल्स टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। और इफ v लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इनर एलिप्स। और इनर एलिप्स के केस में ही एक केस ऐसा भी होगा जिसमें वो एलिप्स का ये वाला पार्ट इसमें से ही जा रहा हो, तो उस केस में टक्कर मार देगी अर्थ को,
अर्थ पे ही लैंड कर जाएगी वापस। और एक केस क्या होगा कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा बट ये उससे कम हो, जो तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी होती है, तो उस केस में आउटर एलिप्स पे घूमती जाएगी, आउटर एलिप्स पे। और अगर ये एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, एस्केप वेलोसिटी से ही ज्यादा है, तो ये हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करके इंफिनिटी पे चली जाएगी। हाइपरबोलिक पाथ कैसा होगा कि ये अर्थ है तुम्हारी, ये टावर है, यहां से मैं फेंक रहा हूं, तो ये यहां से ऐसे 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 जाएगी और इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ये हाइपरबोलिक पाथ है ये वाला। क्लियर है क्या? अब ये एलिप्स, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कैसे बोल रहा हूं मैं, इन सब में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ऊपर ऊपर से समझ लो। मिनिमम वेलोसिटी to not fall on earth। ठीक है, h हाइट से लॉन्च करनी है मेरे को, ये रही अर्थ, और h हाइट से लॉन्च करना है मेरे को। ये h, ये रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहां से मैं v min से फेंक रहा हूं, v min। तो ये जो ऑर्बिट फॉलो करेगी वो बना देता हूं मैं एक बार। सो ये रेड वाली ऑर्बिट फॉलो करेगी, ठीक है, अर्थ के सरफेस से बहुत ही नजदीक से जाएगी। तो अब भाई यहां पर जब ये होगी, इसकी वेलोसिटी शायद बदल गई होगी, बदल ही जानी चाहिए, बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी को मैं मान लेता हूं कुछ, तो v2 मान लेता हूं, यहां पर इसकी वेलोसिटी को v2 मान लेता हूं। अभी जो सैटेलाइट है, इसका एंगुलर मोमेंटम बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा r प्लस h। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है इस सैटेलाइट का? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है r प्लस h इंटू p। p कितना है? मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू उसकी वेलोसिटी। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब यहां पर एंगुलर मोमेंटम, तो यहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा LF इज इक्वल्स टू, ये वाला पोजीशन वेक्टर जो है, ये पोजीशन वेक्टर की लेंथ क्या है? R, इसकी लेंथ है R, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा R इंटू mv2, और दोनों बराबर होनी चाहिए, L इनिशियल L फाइनल बराबर, एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का कंजर्व रहेगा अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने अर्थ के सेंटर पे बैठ के निकाला है सब कुछ। तो R प्लस H इंटू mv min इज इक्वल टू R इंटू mv2। तो v2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? v2 इज इक्वल्स टू v min इंटू R प्लस H अपॉन R। अब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देता हूँ, शुरू में जो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की और फाइनली जो है वो बराबर कर देता हूँ। तो E इनिशियल इक्वल्स टू E फाइनल। तो इनिशियली हाफ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू v min का स्क्वायर, और माइनस g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन R प्लस H। और फाइनली क्या है? हाफ इंटू m इंटू v2 का स्क्वायर माइनस g इंटू m अपॉन R, क्योंकि फाइनली अर्थ के सरफेस पे ही है, ऑलमोस्ट जस्ट ग्रेस करके जा रही है। तो माइनस g इंटू m अपॉन R। अब मैं क्या करूंगा? v2 की वैल्यू पटक दूंगा यहाँ पर, तो v min आ जाएगा मेरे पास। तो प्रोसीड करना है क्या कैलकुलेशंस में, कि आगे खुद ट्राई कर सकते हो? आ जाएगा सर आगे। एक इक्वेशन ही आ गई, एक इक्वेशन ही आ गई, ये टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गया, सॉल्व कर सकते हो तुम इजीली। ओके, तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा ताकि अर्थ को ग्रेस करके चले जाए। इससे कम स्पीड से फेंकोगे अर्थ पे आके टक्कर मार देगा पक्का से। हाँ भाई, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, वो हमें कैसे पता कि पहले अर्थ को टक्कर नहीं मारेगा? मतलब वो इलिप्स जो है ना, वो अर्थ मतलब ग्रेस तो करेगा वो, पर हाँ। बीच में से अर्थ में बीच में टक्कर ही मार दे, तो
लाइक पतला हो जाए साइड से इलिप्स थोड़ा। एलिप्स पतला हो जाए। नहीं यार वैसा नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट से अंदर अंदर आ रहे हैं हम, है ना। तो सर्कुलर ऑर्बिट जो है, सर्कुलर ऑर्बिट ऐसी थी, सर्कुलर ऑर्बिट ऐसी थी ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट से अंदर अंदर आएंगे, इस तरह से अंदर 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 आएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्कुलर ऑर्बिट अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पतला करते जाएं तो इशू पहले ही टक्कर नहीं मार देगा। खैर मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया कि इसको ऑर्बिट में डालते कैसे। अभी तक तो मैंने तुम्हें ये दिखाया कि मान लो टावर के ऊपर से फेंक रहे हैं सैटेलाइट को, तो क्या होगा। बट एक्चुअल में टावर के ऊपर चढ़ के थोड़ी ना सैटेलाइट को फेंक देते हैं। सैटेलाइट चलती कैसे, चालू कैसे होती है अर्थ से, रॉकेट्स पे बैठा देते हैं सैटेलाइट को हम, और अर्थ से क्या होता है वो सीधी सीधी ऊपर जाती है। यहाँ पर रॉकेट के अंदर बैठाते हैं सैटेलाइट को और वो सीधी सीधी ऊपर जाती है शुरू में। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, साइड में उसको धक्का मारना शुरू कर देते हैं किसी तरह से, या तो रॉकेट साइड में प्रोपेल करता है इसको, या फिर कोई चीज तोड़ के दूर भाग जाती है और धीरे धीरे इसका पाथ मुड़ने लग जाता है। फिर फाइनली ये किसी टाइम पे अर्थ के पैरेलल हो जाती है इसकी वेलोसिटी, अर्थ के सरफेस के पैरेलल। अब अर्थ के सरफेस के पैरेलल जब वेलोसिटी होगी दैट इज सेम एज h हाइट के टावर से इसको तुमने आगे फेंक दिया है, वही वाली चीज आ गई। तो फाइनली जब ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, तब अगर वो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में एंटर कर जाएगी। और अगर उससे कम होगी तो एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब इनसाइड एलिप्स में एंटर कर जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो आउटसाइड एलिप्स में एंटर कर जाएगी। तो इस तरह से सैटेलाइट को हम एंटर करवाते हैं ऑर्बिट में उसकी। शुरू में ऊपर भेजते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स अर्थ से, फिर धीरे धीरे साइड में घुमाना शुरू करते हैं और ऑर्बिट में किसी तरह से लेके आ जाते हैं। क्लियर है। इस ये वाली चीज जेई के सिलेबस में नहीं किया, उसको लेके कैसे आते ऑर्बिट में, बट फिर भी तुम्हें बताना मेरे को जरूरी लगा कि यार थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्या होता है। और बाय द वे यार एक और चीज लिख लो, ये जो ये है, ये रूट RG है अर्थ के सरफेस के अराउंड घूमने के लिए, और अर्थ के सरफेस से एस्केप कराने के लिए √2 RG होती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एस्केप हो जाएगी, अर्थ के सरफेस के अराउंड करीब घूम रही है। तो अर्थ के सरफेस के नियर ऑर्बिटल वेलोसिटी है 8, इसी को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एस्केप वेलोसिटी बन जाती है। तो ये रिलेशन भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है कि अर्थ के सरफेस के अराउंड घूम रही है बहुत नजदीक एक सैटेलाइट, तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रही होगी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के सरफेस के करीब होती है √GR। अब इसको टक्कर मारते हैं किसी चीज से और इसको एक इंपल्स मिल गई इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ, इसी डायरेक्शन में टक्कर मारी किसी ने, सच दैट टक्कर के बाद इसकी जो नई वेलोसिटी है वो हो जाएगी ईटा टाइम्स v नॉट। तो नई वेलोसिटी बना देता हूं मैं, तो टक्कर के बाद आगे ईटा टाइम्स v नॉट। तो अब ये तो आ ही गया यार अपने पास ऑलरेडी, ईटा v नॉट शुड बी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, तो ईटा इंटू √GR शुड बी लेस देन √2GR। तो ईटा की वैल्यू शुड बी लेस देन √2 के बराबर भी अगर होगा तो एस्केप कर जाएगी। तो अब √2 के बहुत नजदीक हो सकता है ये, तो √2 बोल सकते हैं कि यार मैक्सिमम √2 हो सकता है, √2 से कम ही होना चाहिए वैसे तो। ओके सॉल्व हो गया। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही है, अब इसको कितनी और एनर्जी दे दें कि ये इंफिनिटी पे चली जाए, वो बाइंडिंग एनर्जी पे बेस्ड होता है, वो वाला भी एक सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई। सर अगर वो अर्थ के पास नहीं घूम रहा होगा तो फिर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही बोल रहा है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 करना अगला। क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, और इसकी स्पीड है एस्केप वेलोसिटी की आधी। सो ये रही अर्थ के अराउंड ऑर्बिट बना देता हूं, ये रही सैटेलाइट, ये उसकी ऑर्बिटल स्पीड,
ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर, और ये एस्केप वेलोसिटी की आधी है, दिस इज इक्वल टू रूट टू जी आर, एस्केप वेलोसिटी रूट टू जी आर होती है, उसकी आधी है, ऐसा बोल दिया गया है। तो इससे अपने को इसका रेडियस पता चल जाएगा इसके ऑर्बिट का। तो यहाँ पर स्मॉल जी की जगह मैं कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, ऊपर का रूट टू और नीचे का टू ओवरऑल मिला के नीचे रूट टू बना देगा, और ऊपर रह जाएगा तुम्हारे पास, ऊपर रह जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जी एम कट जाएगा, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आर, तो आर इक्वल्स टू 2 आर। बेसिकली ये अर्थ के सरफेस से कैपिटल आर डिस्टेंस ऊपर घूम रही है, फिर अर्थ के सेंटर से ट्वाइस ऑफ रेडियस घूम रही है। तो ये आर प्लस आर, इसका रेडियस पता चल गया अपने को इसके पाथ का। इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस वुड बी 6400 किलोमीटर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या दिया है कि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड घूम रही है, ये अर्थ और अर्थ के अराउंड घूम रही है 20 स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये v की वैल्यू आ गई अपने पास रूट जी एम अपॉन आर, और अब क्या बोला, इस पे से एक ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं, इसी पे देखो, इस पे ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी ऑलरेडी कुछ स्पीड है। अब ये पूछा है कि इजेक्शन के टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, रिलेटिव नहीं पूछी है। कहीं पर भी ये नहीं पूछा कि सैटेलाइट के हिसाब से कितनी स्पीड और पकड़ा दे उस ऑब्जेक्ट को ताकि वो एस्केप कर जाए। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है कि यार यहीं से एक और ऑब्जेक्ट को फेंका, यहीं से एक और ऑब्जेक्ट को फेंका, उसको कुछ तो लेट्स से v डैश वेलोसिटी दे दी या फिर v2 वेलोसिटी दे दी, और हम चाहते कि वो एस्केप कर जाए, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर ले। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी जब वो यहाँ से निकला होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की। वो जो पार्टिकल था शुरू में यहाँ पर था, हाँ, तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी पार्टिकल की, मतलब पार्टिकल प्लस अर्थ सिस्टम की, वो होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्लस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्लस द अर्थ सिस्टम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ इंटू एम इंटू v2 का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये निकालनी है। तो इसमें मैं KIE रहने दूंगा उसको मैं इनिशियली, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन कितना डिस्टेंस दोनों का सेंटर टू सेंटर r। अब यहाँ से r अगर मैं निकालूं तो यहाँ से r मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से r आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, gm अपॉन v स्क्वायर आ जाएगा। तो r इक्वल्स टू gm अपॉन v स्क्वायर आ गया मेरे पास, v की वैल्यू दी है क्योंकि अपने को। और फाइनली जब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे बस मर मर के पहुंच जाए किसी तरह से, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहने दे सकते हो तुम। सो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अपने को इन्फिनिटी पे बस पहुंचाना है, एस्केप कराना है इसको बस। मैं ये नहीं चाहता वहां पर जाके भी 100 की स्पीड से चलता रहे, नहीं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं सिस्टम की। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, और स्मॉल आर की जगह मैं जी इंटू कैपिटल एम अपॉन वी स्क्वायर डाल देता हूँ, जी इंटू कैपिटल एम अपॉन वी स्क्वायर डाल देता हूँ, इक्वल्स टू जीरो फाइनल एनर्जी। तो यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास, जीएम काटो, जीएम काटो, ये काटो, तो एम वी स्क्वायर आ गई, एम इंटू वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं पूछा था कि एक्स्ट्रा वेलोसिटी कितनी दी जाए, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो फाइनली यहाँ से निकलने के बाद, सैटेलाइट से निकलने के बाद उसकी क्या स्पीड होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके बारे में पूछा गया था। अब देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं पहले थ्योरी रिवाइज कराना चाहूंगा। R1 में मैंने शायद डबल स्टार सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, स्पार्क प्लस स्टार में एक सवाल कर लिया था, तो इसके बारे में मैं वापस डिस्कशन करता हूँ और मैं ही सॉल्व कर देता हूँ।
सो पेज नंबर 178, अगर मैं थ्योरी की तरह ही लिख देता हूँ, डबल स्टार सिस्टम, डबल स्टार सिस्टम। तो डबल स्टार सिस्टम में क्या होता है कि दो छोटे छोटे प्लैनेट टाइप्स ही होते हैं, उनको स्टार्स बोलते हैं। वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सर्कल में घूम रहे होते हैं। तो दो सर्कल्स बना दो यहाँ पर। तो मान लो एक स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर, और एक स्टार है यहाँ पर। इन दोनों का ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर होगा। तो ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये वाला जाएगा इस तरफ, ये वाला जाएगा इस तरफ, और ये वाला जाएगा इस तरफ। दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, दोनों के सर्कल्स का रेडियस अलग अलग होगा। तो मान लेता हूं इसकी मास है m1 और इसकी लीनियर वेलोसिटी है v1, इसकी मास है m2 और इसकी लीनियर वेलोसिटी है v2। बट ये दोनों हमेशा इस लाइन के अलोंग ही रहेंगे, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के अलोंग ही रहेंगे हमेशा। तो दोनों की ओमेगा पक्का से सेम है, तो दोनों की ओमेगा सेम है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं दोनों। और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूं r1, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं r1, और ये वाला जो डिस्टेंस इसको ले लेते हैं r2, इसको ले लेते हैं r2। तो अब कई बार पूछा जाता है कि इनके टाइम पीरियड्स में क्या रेशियो है, या फिर इनकी काइनेटिक एनर्जीज में क्या रेशियो है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, m1r1 इक्वल्स टू m2r2 बोल सकता हूँ सबसे पहले। तो m1r1 इक्वल्स टू m2r2, m1r1 इक्वल्स टू m2r2। नेक्स्ट, इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो तो सेम लग रहा होगा। इसके ऊपर यहां पर फोर्स लगेगा इस वाले के ऊपर, और इस वाले के ऊपर फोर्स लगेगा यहां पर, और दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, दोनों आपस में ही फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इक्वल्स टू g इंटू दोनों के मासेस का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों के बीच के टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर, r1 प्लस r2 का स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। और अब इंडिविजुअली मैं इनके लिए सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन लिख देता हूं कि भाई नेट फोर्स सेंटर की तरफ इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, दोनों के लिए लिख देता हूं। सो F इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर अपॉन r1 इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर अपॉन r2, ये लिख देता हूं मैं। सो भाई दोनों को अगर काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो चाहिए तुम्हें, तो तुम यहां से देख सकते हो m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 बाई r2। ये आ गया मेरे पास। अब इसको ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, बेशक हाफ से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी अपॉन दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पहले वाले का रेडियस अपॉन दूसरे वाले का रेडियस। ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ जाता है। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो पता चल गया। अब मान लो मुझे टाइम पीरियड्स का रेशियो निकालना हो, तो टाइम पीरियड्स का रेशियो कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। डिस्टेंस एक चक्कर में कितना लगाते हैं, काटते हैं 2 पाई r, कितनी स्पीड से काटते हैं, पहला वाला v1 से। दूसरे वाले का टाइम पीरियड क्या है, दूसरे वाले का टाइम पीरियड है 2 पाई इंटू r1 अपॉन v2। और यार दोनों हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहते हैं, दोनों हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहते हैं। तो अब देखो दोनों का डायमेट्रिकली ऑपोजिट रह रहे हैं तो दोनों की ओमेगा सेम है। तो मैं एक और चीज बोल सकता हूँ कि टाइम पीरियड इज एक्चुअली इक्वल्स टू एंगल कवर्ड अपॉन एंगुलर स्पीड, एंगल कवर्ड अपॉन एंगुलर स्पीड 2 पाई बाय ओमेगा। तो दोनों की टाइम पीरियड सेम है क्या, हाँ दोनों का टाइम पीरियड सेम आ गया। सो अगर मैं इनको t1 एंड t2 बोल रहा हूँ तो t1 और t2 इक्वल आ रहे हैं कि हाँ दोनों बराबर टाइम में एक चक्कर काट रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वाले की बात करें, ये वाला यहाँ पर था, थोड़ी देर के बाद वापस यहाँ पर जब घूम के आएगा तब तक ये वाला भी घूम के वापस यहाँ तक आ गया होगा, क्योंकि ये हमेशा डायमीटर वाली लाइन पे ही रहते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 8th वाले में, सर डी डी। वाला। डी। मान लो अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है ये सैटेलाइट, ये अर्थ है और ऑर्बिट बना देता हूं अब मैं।
ठीक है, देखो तो यार यहां पे ये वाला जो पॉइंट होता है और ये वाला जो पॉइंट है, कलर अलग अलग यूज करते हैं, ये ग्रीन वाला जो पॉइंट है क्लोजेस्ट टू अर्थ वाला पॉइंट है, इससे नजदीक कहीं पर भी नहीं होगा ये अर्थ के। और जो पर्पल वाला पॉइंट है ये फारदेस्ट पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं अपोजी। जो फारदेस्ट है इसको बोलते हैं अपोजी, और इसको बोलते हैं पेरिजी, इस पॉइंट को। ठीक है, सर तो पेरिजी पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी क्या? हाँ पेरिजी पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर अपोजी पे जो वेलोसिटी होगी इसको v2 बोल देता हूं मैं, इसको v2 बोल देते हैं। और पेरिजी पे जो वेलोसिटी होगी इसको मैं बोल देता हूं v1, इसको बोल देता हूं v1। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं r1, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं r2। तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा, राइट? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 पे जो एंगुलर मोमेंटम है o के अबाउट और 2 पे जो एंगुलर मोमेंटम है o के अबाउट, दोनों बराबर। ये पॉइंट है o, सेंटर ऑफ द अर्थ। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o कंजर्व्ड रहेगा। 1 पे जो है o के अबाउट वही रहेगा 2 पे o के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो m1 सॉरी मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू v1 इंटू r1, ये शुरू का एंगुलर मोमेंटम है जब यहां पर है। और अपोजी पे क्या होगा, अपोजी पे होगा m इंटू v2 इंटू r2। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, mm कट जाएगा, v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू r2 बाई r1, ये आ जाएगा। रेशियोज आ गए मेरे पास कि भाई v2 अपॉन v1 की रेशियो आ गई r1 बाई r2, तो इनके वेलोसिटीज का रेशियो आ गया। अब रेडियस नंबर 2 बहुत ज्यादा बड़ा है और रेडियस नंबर 1 छोटा है, तो दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटीज का रेशियो आ गया कि भाई 1 पे ज्यादा होगा, 1 नजदीक है तो r1 छोटा है, और 2 दूर है, 2 पोजीशन दूर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। तो जो नजदीक वाली वेलोसिटी है v1 और जो दूर वाली वेलोसिटी है उनका रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये वाली चीज ग्रेटर देन 1 आ जाएगी क्योंकि r2 इज ग्रेटर देन 1, तो r2 इज ग्रेटर देन r1। सो r2 बाई r1 ग्रेटर देन 1 आ गया, तो मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2। तो पहली और अपोजिट वाली जो वेलोसिटीज है उनके बीच में रिलेशन आ गया अपने पास।